गुड मॉर्निंग साथियों। और कल का जो समय था, ख़ास करके कल काफ़ी वक्त मैंने फ़ोन कॉल्स रिसीव करने में बिताए। 4 लोग थे जो हमसे जुड़े हुए थे और जिनका कि सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनमें से किसी को भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बिहार पुलिस सर्विस नहीं मिला। तो ये महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं मिलने से वो 4 लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर मैंने समझाया कि भाई आप कम से कम मेरिट लिस्ट में है तो हैं, तो मेरिट लिस्ट में होने वाले जो भी लोग हैं उनको खुश होना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। फिर और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि 64th बीपीएससी को लेके एनसीबीसी में हियरिंग थी। एक बहुत बड़ा मामला जो है वो पेंडिंग है। 65 64 का पेपर मैंने भी दिया था, लेकिन फाइनली जो अगर देखा जाए तो आई एम नॉट सिलेक्टेड। भाई मेरे कुछ पढ़ाए हुए लोग ज़रूर सिलेक्ट हुए हैं और मुझे खुशी है कि चलो ठीक है, अपनी दिशा सही है, यानी कि मैं सही दिशा में सोच पा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 5 तारीख को मेरी सुनवाई थी, इस 5 अक्टूबर को। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को सुनवाई थी। जब 64th का रिजल्ट आया था तो वेरी फर्स्ट मैंने आरटीआई के ज़रिए अपने आंसर शीट की डिमांड की थी। तो आंसर शीट जो है वो जब नहीं आई, 3 महीने बाद भी नहीं आई, तो मैंने फ़र्स्ट अपील की। फ़र्स्ट अपील के बाद जो है मुझे वहाँ बुलाया गया था 5 अक्टूबर को, और वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी जो थे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, कुंदन कुमार जी मिले। तो उन्होंने बताया जो 15 दिन के बाद आप फिर आ जाइएगा अगर कॉपी नहीं आपकी आती है तो। साथ में एक और महिला थी, लड़की भी बोल सकते हैं, मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड बोलने की कोशिश करता हूँ। तो साथ में एक और महिला थी, तो उनकी जो आंसर शीट थी, उनकी आंसर शीट बहुत सारी जगहों से अनचेक्ड थी या चेक्ड ही नहीं थी, और उस पर मार्क्स जो है वो डाल दिए गए थे। यानी कलम उलम कहीं नहीं लगा के सीधे साइड में मार्क्स वगैरह जो है वो लिखे हुए थे। तो होना तो ये चाहिए, जब आंसर शीट चेक हो तो प्रॉपर वे में भीतर में कमेंट वगैरह होना चाहिए। जो भी एग्जामिनर है उसको कमेंट दे करके और उस हिसाब से आंसर शीट को चेक करना चाहिए। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मुझे भी लगा कि ये किस तरह का सीन है। खैर, कल बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 65 वाले मामले में बहुत सारे लोग हैं जिनके और कॉल्स आए जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे। ठीक है, तो मैं देखिए एक ही चीज़ बोलूँगा, एज ए ह्यूमन बीइंग परेशान सब लोग होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो परेशान ना हो, ख़ास करके ऐसे समय में जब लोगों के रोजी रोज़गार के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा सिमटते चले गए हैं, बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं। और जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है। अवसर नहीं मिल पाने के कारण देखिए दोनों इकोनॉमी को भी नुकसान है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े लिखे समझदार लोग कर सकते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। और दूसरा, रोज़गार के जो अवसर जो मिलने चाहिए, जो नेचुरल काम का अधिकार, नेचुरल राइट्स है जो मिलना चाहिए, वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़े लिखे टर्म्स में बोलूँ तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो हमारे देश और प्रदेश का वो सिर्फ एक ही है, और वो है एम्प्लॉयमेंट का इशू। एम्प्लॉयमेंट का इशू है, लेकिन पता नहीं क्यों एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके ऊपर में गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। बाकी सब चीज़ों पर ध्यान है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में, और वो भी सही तरीके के एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं देने का मामला है। सिर्फ इमोशनल चीज़ें होती है या बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप देखिए कि कैसे बताऊँ, जैसे गरीबों के लिए जो खूब योजनाएं चलाई जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा गरीबों का भला नहीं होता है। अगर रोज़गार मिल जाए, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो उससे बहुत भला होगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में 3 मिलें हैं, जूट मिल है, पेपर मिल है और चीनी मिल है। तीनों मिल बंद है। तीनों मिलों में किसी किस्म का काम नहीं होता है। और मैं जब किसी भी गांव में जाता हूं तो यहां मैं देखता हूं कि लोगों को सस्ते अनाज मिलते हैं। तो सस्ते अनाज मिलने के कारण जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, गांव से बाहर ही नहीं निकलते, गांव का एक्सपोजर भी नहीं है और उनको काम करने की आदत भी उनकी छूट रही है। अब देखिए, अगर ये तीनों मिलें अगर
घाटे में भी अगर सरकार चलाती तो जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है ना, मतलब अलग अलग योजनाओं पे, फ्री मतलब सस्ती दरों पे जो चावल गेहूँ दे रही है, तो उसकी जगह पे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आता। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम 200-400 लोग, उससे ज़्यादा, वो भी वहाँ एम्प्लॉय होते, काम करने वाले लोग भी एम्प्लॉय होते। भले वो PSU या गवर्नमेंट की वो कंपनियां घाटे में चलती, लेकिन लोगों को स्किल मिलता, लोगों को रोज़गार मिलता, और इससे क्या होता है, जो कम से कम उनको काम करने की आदत रहती। अब किसी भी कारण से अगर सरकार अगर मुफ्त अनाज या बाकी जो चीज़ें हैं वो बंद करती है किसी फाइनेंशियल बर्डन के साथ, हम लोग देख चुके हैं कि श्रीलंका में जो है राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार में क्या वहाँ पर समस्या हो रही है और अभी हुई है। उस तरह की कोई घटना हुई तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मारे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी और एकदम से एनार्की की हालत फैल जाएगी। अब आते हैं हम 64th BPSC वाले इशूज़ पे। तो देखिए, जो लोग का सिलेक्शन हो गया है उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वो बिल्कुल हार नहीं माने, वो बिल्कुल जो है आगे कुछ स्टेप्स है उस पर चले। जैसे अपनी आंसर शीट मंगा के देखे कि आंसर शीट्स में क्या हुआ। वेटिंग का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। NCBC 64 वाले मामले पर अपना वक्तव्य दे चुकी है कि BPSC को 15 दिन में उनको वेटिंग दे देनी चाहिए। UPSC में हम देखते हैं कि रिजर्व लिस्ट है, लगभग 20% स्टूडेंट्स की वो साथ साथ रिजल्ट के ही दे दी गई है। तो एक अवसर मिलना चाहिए कि जो लोग बहुत कम मार्क्स से छूट जाते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, भरपूर अवसर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सबका लेवल एक ही होता है। वो कई बार क्या होता है ना कि समय लोगों का जो है ना बिल्कुल वो साथ नहीं देता। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने MBA किया था, तो स्वाभाविक सा चीज़ है कि मेरा लालच था, मेरा ये भरपूर लालच था कि मैं अपना जो मैनेजमेंट है यही पेपर मेंस में रखूं और इसी पेपर के साथ मैं पेपर दूं। लेकिन मैंने देखा जैसे 56 to 59 में मेंस दिया था, उसके बाद भी मैंने देखा जब मैनेजमेंट का पेपर मैंने लिया था कि मैनेजमेंट के पेपर में आंसर शीट्स में जो मार्क्स आने चाहिए जो मुझे, वो उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं। इतने ज़्यादा कम मार्क्स की मतलब रैंक नहीं आना चाहिए। मैंने उन आंसर शीट्स के आंसर्स को जब एक्सपर्ट से चेक करवाया, जिसमें कि जो उसके बहुत एक्सपर्ट थे, मैं नाम पूरा ओपन नहीं करूँगा, तो उन्होंने बताया कि उसमें मेरे मार्क्स जो है ना मतलब लगभग 50% तक कम है। यानी कि मुझे 50% तक ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे मैनेजमेंट के पेपर में। तो मैं थोड़ा हतप्रद हो गया कि मैं कहाँ फर्स्ट टाइम में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता और कहाँ मैं सिलेक्शन में ही नहीं हूँ, कहाँ मैं एकदम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हूँ। तो ये मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा था, लेकिन ये ट्रूथ है। यानी आंसर शीट्स जो चेक होती है उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको ओपन छोड़ दिया गया है। फिर जो कॉपी चेक करने का मामला होता है वो बहुत लंबा खींचता है, मतलब इतना लंबा खींच जाता है कि बहुत सारे लोगों को इंटरनल मालूम भी होता है कि कॉपी कहाँ चेक हो रही है, कौन कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अवसर जो है वो जनरेट हो रहा है। मैं ओपन तो क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा खुला तो क्या बोलूँ। और इन सब के कारण, विसंगतियों के कारण जो है वो सफ़र कर जाता है रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मेरिट लिस्ट में वो आ जाएं या अपनी जगह बना लें। तो जो लोग टैलेंटेड हैं और मेरिट लिस्ट में जो जगह नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि चाहे कुछ भी हो, अपना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। आर्थिक बर्डन तो जाहिर सी बात है अधिकांश लोगों पर जो सेलेक्ट नहीं होते हैं काफ़ी गंभीर पड़ता है और मन मस्तिष्क पे भी उसका बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वही है कि आप बिल्कुल अपना आपा ना खोएं, एकदम बिल्कुल परेशान ना हो। बस ये है कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ कीजिए। जो पढ़ाई है ना वो, और जो नौकरी के लिए लड़ाई है वो साथ साथ कीजिए। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। BPSC में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, आबादी के हिसाब से देखूं, जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। अगर सरकार सिर्फ वहाँ से, जैसे हेडमास्टर्स की बहाली हो रही है, उसमें अगर वरीयता दे दे तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ से आराम से हेडमास्टर्स में जिनकी बहाली निकलने वाली है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आ रही है हेडमास्टर्स की बहाली में, जिस तरह की इशू आ रही है,
कि बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, वो इधर उधर, उससे साफ लगता है कि बिहार के बाहर के जो लोग हैं ना वो आके बढ़ जाएंगे। देखिए एक ट्रूथ है ना, मैं ना ऑफिशियली बोल रहा हूँ, एक ट्रूथ है, बहुत कड़वा ट्रूथ है कि इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है जो खुल गए हैं ना, वो डिग्रियां बेच रहे हैं। जो डिग्री है वो अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति है पैसा दे करके कोई भी महत्वपूर्ण डिग्री जो है वो खरीद सकता है। इवन मैं कई प्राइवेट कॉलेज के बहुत अपर लेवल के लोगों से संपर्क में था, तो उन्होंने बताया कि आप बस जो कोर्स है ना, पूरे कोर्स की फ़ीस पे कर दीजिए और डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए भी बहुत अजीब था, लेकिन फिर मैंने देखा और सब बहुत जगह से संपर्क किया तो मालूम पड़ा कि कमोबेश सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का लगभग यही हाल है कि वो जो डिग्रियां हैं वो बैक डेट में, और बिल्कुल जैसे कि कोई चाहे तो 3 साल की डिग्री 2 साल में ले ले, या 4 साल का कोर्स है तो 1 साल ही उसको पढ़ना पड़े, बाकी 3 साल का वो तैयार कर देते हैं सारा चीज़। तो ये सब हो रहा है। तो ऐसे मामले में बिहार सरकार को या हमारी जो सरकार है उसको भी थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए। आप देखिए ग्रेजुएशन कर दीजिए कि ग्रेजुएशन पे कोई भी व्यक्ति जो है हेडमास्टर, हाई स्कूल का जो हेडमास्टर है उसका फॉर्म भर सके, फिर बाद में जब वो सेलेक्ट हो जाए तो उसको टाइम दे दीजिए कि इतने समय तक जो है वो डिज़ायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन है उसको हासिल कर ले। तो ये सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन का क्या मतलब हुआ, आपने कंपटीशन में ही पहले लोगों को छाट दिया, कंपटीशन में अलाउ ही नहीं किया। फिर जितने लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, बहुत कम लोग हैं इंटरव्यू तक पहुँचते, बहुत कम लोग का पोटेंशियल होता है, खासियत तो है ये खुद में। देखिए सरकार ने घोषणा कर रखी है कि जो लोग भी इंटरव्यू देंगे बीपीएससी का, सरकार उनको सबको समायोजित करेगी। भूमि विकास बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में लोगों को अच्छी पोस्ट भी दी गई थी, मैनेजर वगैरह की पोस्ट भी दी गई थी, लेकिन किनको दी गई थी? जो काफ़ी रसूख वाले थे या जिनकी बहुत पहुंच थी, सिर्फ उन्हीं को ये पोस्ट दी गई थी। आम जो लोग, आम कैंडिडेट्स जो थे उनका बस इंटरव्यू कराया और इंटरव्यू करा के बात आई गई हो गई। तो ये भी पुरानी बात हो गई। इसके बाद तो समझिए चर्चा ही नहीं है। जो घोषणा जो चीज़ हुई थी वो ज़मीन पे कहाँ उतरी, वो ज़मीन पे नहीं आई। तो ये सब चीज़ चल रही है। तो जो भी 64, 65 या जो भी हैं लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। बहुत अधिकांश लोग तो खुद ही जॉब में होते हैं, जो अच्छे जॉब में होते हैं, तो वो अपना जॉब छोड़ के तो बाकी चीज़ों में नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई कम से कम वरीयता के तहत जो है, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनको समायोजित कर ले। उनको जो है कहीं ना कहीं समायोजन अगर हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए, प्रदेश के इकोनॉमी के लिए, प्रदेश के काम के लिए भी बहुत अच्छा है। और बाकी आप देखिए जो बाकी इन सब चीज़ों के लिए भी, जो कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही। तो यही कुछ बातें हैं। देखिए पढ़ाई भी करना है और अपने हकों के लिए जो है वो रेगुलर वे में लड़ाई भी करना है। मानसिक स्वास्थ्य कभी नहीं खोना है। जो प्रतीक्षा सूची का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एनसीबीसी में कल की सुनवाई थी। कल की सुनवाई में शायद चेयरमैन गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम है कि 27, 28, 29 को बीपीएससी के अंदर में ओपन सुनवाई है, जिसमें कि स्टूडेंट्स आके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। कोई भी आके अपनी समस्याओं को रख सकता है। तो ये सब चीज़ चलेगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी और बहुत तरह की इश्यूज़ है, बहुत तरह की बातें हैं। मैं रेगुलर वे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन ख़ास करके जब मैं कोई क्लास लेता हूँ ना, उस समय मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब क्लास मैं ले रहा होता हूँ तो मैं इस हिसाब से क्लास लेता हूँ कि कोई भी जो स्टूडेंट्स जो रिवीजन करना चाहे वो ईजिली उस वीडियो को देखे 1x स्पीड, 2x स्पीड या 1.5x स्पीड या 1.75 स्पीड पर उसको बढ़ा के या फिर घटा के वीडियो को देख सके और वहाँ से वो कुछ सीख सके। इसी हिसाब से मैं चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी इच्छा रहती है कि जो क्लासेस है, क्लासेस के दौरान मैं न्यूनतम बोलूँ, कम से कम एक्स्ट्रा बातें बोलूँ। और ये जो मंच है अभी का जो मैंने तैयार किया है, तो इसमें जो है उन्हीं के लिए कंटेंट को तैयार किया है। जो लोग फ़िलहाल मतलब बातें सुनने के मूड में हैं, उनके लिए कंटेंट मैंने तैयार किया है। तो ये आपस की बात है। मतलब बहुत समय से मैंने बात नहीं की थी, आपस की बात वगैरह नहीं की थी।
तो ये सब चीज़ें चल रही है। अभी बहुत सारे लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं, हमने पूरी टीम हम लोगों ने बना रखी है। और देखिए कई सारे जगह है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, और अच्छा काम होगा ना तो सबके लिए अच्छा होगा, देश प्रदेश छात्र सबके लिए अच्छा होगा। जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है, इस हिसाब से अगर कोई और यूरोपियन या कोई और गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट वो चली जाती, लेकिन हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है ना, जो लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इमोशंस में ज़्यादा फंस के कोई भी काम करते हैं, जो एक्चुअल जो वर्क है ना उनके ऊपर लोगों का ध्यान कम है या नहीं के बराबर है, और यही हमारी सभी समस्याओं की जड़ भी है। अभी देखिए जो अधिकांश जो लोग हैं उनकी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे नौजवान लोग हैं वो क्या है ना, जो अकेले अनएम्प्लॉयमेंट का दंश झेलते हैं, ग्रुप्स नहीं बना रहे हैं अपने। जो अगर बड़े से ग्रुप्स बनाएंगे तो एज ए प्रेशर ग्रुप होगा, और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा, लेकिन कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बन रहा है। गवर्नमेंट को ही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू से उनको ना नुकसान है ना उनको कोई फ़ायदा है, तो इस हिसाब से भी सिर्फ मीठी गोली देने का काम होता है। और समझिए जो बस इसी तरह से वो चल रहा है। जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों पे हमें एकजुट होना ही होगा। मैंने स्टूडेंट यूनियन बिहार नाम से एक और चैनल बना रखा है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है यहाँ पर डाल दूँगा। बस कोशिश ये करना है कि हम लोग आपस में जहाँ तक हो सके सभी लोग जुड़े रहें, सही मुद्दे पे जुड़े रहें, मुद्दे से विषयांतर ना हो, और स्टडी के साथ साथ जो है ना हम लोग अपना जो है हक के लिए अपनी आवाज़ भी उठाएं, और जब ज़रूरत पड़े तब हम लोगों को जो है ना पटना में या बाकी जगहों पे इकट्ठा होके अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके तहत जो है अपनी डिमांड जो है वो रखनी चाहिए। धरना प्रदर्शन वगैरह भी होता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है उसके तहत हमें करना ही चाहिए कभी भी। जब आगे हमें बढ़ना है तो, और आगे हमें कुछ सक्सेस वगैरह लेके आना है तो भी। चलिए बातें और भी है, बातें ख़त्म होगी नहीं, मैं और भी आप लोगों के पास आता रहूँगा। जिनका सिलेक्शन हो गया चलिए उनको बधाई कि वो एक अच्छे फेज में जा रहे हैं। वो अपनी ताउम्र जो जॉब होगी उस पर 100% ऑनेस्ट बने रहेंगे तो बहुत लोगों का भला होगा। और अगर जैसे नेचुरल होता है, जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा कड़वी बात बता रहा हूँ, कि जो ज़्यादातर बहुत बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना वो जॉब के बाद जो है ना वो भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब करप्ट हो जाते हैं, और पता नहीं कि लोगों को मतलब इतना ज़्यादा पैसे से लगाव हो जाता है कि मतलब यहाँ प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी, ये कार्ड वो कार्ड। तो ये भी ट्रेंड चल रहा है अपने प्रदेश में भी और देश में भी, यानी कि जिसने जितना पैसा कमाया ना वो उतना सफल है, तो ये सफलता का मानक बना हुआ है। तो ये मानक जो है ना सफलता का, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो मेरे उनसे यही गुजारिश है कि वो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो सब 100% ऑनेस्ट बने रहें। लाखों लोग घूम फिर करके उस पर डिपेंड करेंगे, उनके लिए वो जो है अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या है, जो आगे के लिए पढ़ाई भी करें, और साथ साथ जो घोषणा है सरकार की कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं उनको, तो उसके लिए उनको जगाने का काम ज़रूर कीजिए। बहुत तरीके से उनको बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करिए, और ज़रूर इसके ऊपर में एक्शन लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नहीं इच्छा करे तो वीडियो मत देखिए, ये वैसे भी नॉन एकेडमिक वीडियो है। हम लोग बात करते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।